पिताजी की आंखों में आंसू आ गए जब अंतिम भेंट के लिए गए। सब लोग गए थे, पूरा परिवार जी। तो भगत सिंह जी ने अपना अंतिम पत्र उन्हें लिखा, उर्दू में है कि प्यारे कुलतार, अजीज कुलतार, आज तुम्हारी आंखों में आंसू देख के बहुत दुख हुआ। तुम्हारे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। हौसले से रहना, शिक्षा ग्रहण करना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। और फिर कुछ शेर लिखे, उसे फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, हमें शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। अंग्रेजों को ये फिक्र है, शासकों को ये फिक्र है कि किस तरह हमें परेशान कर सकते हैं, और हम उसकी परिणति देखना चाहते हैं कि कितना हमें वो कष्ट दे, कितना सता सकते हैं। कोई दम का मेहमा हूं अहले महफिल, चिरागे सहर बुझा चाहता हूं। मैं कुछ क्षणों का मेहमान हूं और सुबह के उस दीपक की तरह हूं जो दिन निकलेगा और वो बुझ जाएगा। मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, ये मुझसे खाक है फानी रहे ना रहे। मानव का शरीर तो मुट्ठी भर राख है, ये रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे विचार जिंदा रहेंगे और देश की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देंगे। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। तुम्हारा भाई भगत सिंह। हमारे चैनल के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आशा है कि आप सभी प्रसन्न होंगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। इन पंक्तियों को सुन सुनकर के मैं बड़ी हुई हूं, और जैसा कि मैं पहले भी कई बार अपने वीडियो में बता चुकी हूं कि मेरे दादाजी से मुझे बहुत प्रेरणाएं मिली। बचपन से ही उन्होंने मुझे अपने धर्म के विषय में, अपने देश के विषय में और देशभक्तों के विषय में बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ पढ़ाया। तब से ही एक ललक सी मन में जाग गई कि जिस देश में हमने जन्म लिया है, जिस मिट्टी में हम रहते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस धरती माता के अन्न को हम खाते हैं, इसके बहुत कर्ज हैं हमारे ऊपर। और मेरे जीवन की सार्थकता होगी यदि किसी रूप में मैं उस कर्ज को चुका सकूं। इस प्रेरणा में निश्चित मेरे परिवार की भूमिका थी, मेरे दादाजी की भूमिका थी, पर मैं सबसे बड़ी भूमिका मानती हूं उन क्रांतिकारियों की जिनके इतिहास को सुन सुन करके मैं बड़ी हुई। उन समस्त क्रांतिकारियों में एक क्रांतिकारी जिन्होंने बचपन से मुझे बहुत प्रभावित किया, बहुत इंस्पायर किया देशभक्ति के लिए, नाम आता है शहीद आजम भगत सिंह जी का। अक्सर मैं मंचों पर उनकी चर्चा करती हूं, अपनी कथाओं में उनकी गौरवमयी गाथाओं को गाती हूं। और आज मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य का दिन है कि आर्य समाज डलहौजी के श्री राम कथा में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां पर आज मेरी मुलाकात एक ऐसे महान व्यक्तित्व से हो रही है जिनका सीधा सीधा संबंध शहीद आजम भगत सिंह जी से रहा है। शहीद आजम भगत सिंह जी ऐसे व्यक्तित्व जिनका जुड़ाव मैं समझती हूं कि भारत में क्रांति लाने में एक बहुत बड़े स्तर पर रहा, और जिनकी रगों में ये प्रेरणाएं उनके पूज्य पिताश्री से, उनके चाचा श्री से, और सबसे बड़ी भूमिका उनके दादा सरदार अर्जुन सिंह जी की रही, जो महर्षि दयानंद जी के प्रति, आर्य समाज के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। और ये परिवार ऐसा परिवार है कि आज भी अगर मैं बात करूं, हमारा संपूर्ण भारत और भारत के लोग जहां जहां तक हैं पूरे विश्व में, शायद ऐसा कोई ना हो जो इस परिवार को न जानता हो। आज भी युवाओं के समक्ष जब भगत सिंह जी की गौरव गाथाएं गाई जाती हैं तो उनके रक्त में एक उबाल आ जाता है, देशभक्ति का एक भाव जा जाता है। आज उसी परिवार से सीधा सीधा संबंध जिनका है, स्वर्गीय श्री सरदार कुलतार सिंह जी के सुपुत्र आदरणीय श्रद्धेय श्री सरदार किरणजीत सिंह जी संधू हमारे मध्य में विद्यमान हैं। यहाँ डलहौजी में मेरा उनसे मिलना हुआ, ये मैं अपना परम सौभाग्य समझ रही हूँ, और अपने चैनल पर मैं उनका स्वागत करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत। आज आपकी गरिमामय उपस्थिति से हम बड़े प्रसन्न हैं
और निश्चित हमारे जो चैनल के दर्शक हैं वो भी अपना परम सौभाग्य मान रहे होंगे कि आज आप हमारे मध्य में बिल्कुल हमारे ठीक सामने बैठे हुए हैं। तो हम जानना चाहेंगे आपसे ही कि इतने गौरवमय परिवार में आपका जन्म हुआ। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपको किस प्रकार की अनुभूति होती है, क्योंकि आपसे बात करते करते मैं ही अंदर से इतनी भावुक हो रही हूँ। तो निश्चित आपने तो वो चीजें प्रत्यक्ष देखी हैं अपने परिवार में, आपका तो बचपन उन्हीं चीजों में गुजरा है। तो किस प्रकार की अनुभूति है, हम यहीं से आरंभ करना चाहेंगे। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से सप्रेम नमस्कार। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज डलहौजी छावनी के आर्य समाज के शताब्दी वर्ष के समारोह में आने का मुझे अवसर मिला। डलहौजी से बहुत निकट का नाता इस वजह से रहा जी। कि मेरे दादाजी के छोटे भाई सरदार अजीत सिंह जी। उनका अंतिम समय डलहौजी में बीता था जी। और 15 अगस्त 1947 के दिन जब आज़ादी मिली तो उन्होंने यहीं अपने प्राण त्यागे थे जी। इस परिवार में जन्म होना बहुत मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है जी। लेकिन एक बहुत बड़ा दायित्व भी लाता है कि जिन आदर्शों जिन विचारों को लेके मेरे पुरखे जिए और उन्होंने अपने बलिदान दिए, उस परंपरा को आगे लेके जाना है, उस धरोहर को आगे बढ़ाना, तो ये बहुत बड़ा एक दायित्व भी रहता है। जी जी। मेरा बचपन जब से मैंने होश संभाली जी। तो दादी जी भगत सिंह जी की माता जी विद्यावती देवी जी जी। और उनके बाकी सभी भाई बहन, मेरे चाचा, ताऊ जी, बुआ जी, उन सब के बीच में और भगत सिंह जी के अनन्य सहयोगियों के साथ जी बरसों बरस मिलने से और उनके साथ रहने के कारण उन सारी बातों को और उन घटनाओं का जी साक्षी बनने का, उनके बारे में सुनने का अवसर मिला। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। हालांकि शहीद किसी एक परिवार के नहीं होते जी, वो पूरा देश उनका परिवार, उनका देश पूरा परिवार होता है। क्योंकि जिस समय हम यज्ञ करते हैं तो उसमें एक मंत्र के बाद में बोला जाता है इदं न मम जी, ये जीवन मेरे लिए नहीं है, ये मेरा जीवन सबके लिए है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के विचार आना बड़ा मुश्किल होता है जी। क्योंकि व्यक्ति अधिकांशतः पहले अपने बारे में सोचता है, फिर दूसरी व्यवस्थाओं के बारे में। लेकिन देवताओं की श्रेणी में आते हैं वो लोग जिन्होंने अपने से पहले अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए सोचा। और मैं बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन जितना मैंने शहीद आजम भगत सिंह जी के विषय में और दादा सरदार अर्जुन सिंह जी के विषय में और उनके सुपुत्रों के विषय में पढ़ा है, तो आपका परिवार एक ऐसा परिवार रहा है जैसे उस समय पाकिस्तान पंजाबी बोला जाता था, लायलपुर जी सारा पंजाबी था। बिल्कुल बिल्कुल, ये पंजाब में ही आता था। तो उस परिवार में शायद व्यक्तिगत उन्नति के लिए चर्चाएं कम होती थी और देश और धर्म के लिए चर्चाएं अधिक होती थी। आपने जैसे अपने पूर्वजों से तो ये चीजें सुनी ही होगी, लाला लाजपत जी राय आदि, और अपने करतार सिंह सरावा जी, इनकी बड़ी बड़ी सभाएं आपके ही आंगन में होती थी, आपके ही परिवार में होती थी। तो वो चर्चाएं, उनमें से कोई ऐसा यादगार किस्सा जो आपने अपने पूर्वजों से कभी सुना? मेरे जो पुरखे थे जी, पूर्वज थे जी, सरदार अर्जुन सिंह जी के बुजुर्ग पुरखे, वो महाराजा रणजीत सिंह जी की फौज में थे जी। तो हमारा पैतृक गांव जो है वो खटकड़ कलां है, जालंधर के पास, नवा शहर के बिल्कुल बगल में जी। तो सरदार अर्जुन सिंह जी और उनके पुत्र, तीनों पुत्र, यहीं पे उनका जन्म हुआ जी। और यहीं उनका निवास था 1900 तक जी। तो 1890 के आसपास महर्षि दयानंद जी पंजाब के भ्रमण पे आए जी। तो यहाँ पर होशियारपुर में सरदार अर्जुन सिंह जी को पता चला, वो गए जी। और वो उनकी भाषण से, उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुए जी। और स्वामी जी ने स्वयं अपने हाथ से उन्हें दीक्षा दी जी। तो तब से वो इतने आर्य समाज में रम गए जी।
कि संध्या हवन उनका नित्य का क्रम हो गया, और उन्होंने शास्त्रार्थ करने के लिए वो जाया करते थे सरदार अर्जुन सिंह जी। तो एक ग्रामीण सिख से उनका पूरा जीवन का कायाकल्प हो गया, बदल गया जी पूरा। और उन्होंने प्रेरणा दी फिर अपने बेटों को, सरदार किशन सिंह जी, अजीत सिंह जी और स्वर्ण सिंह जी को, और उन्हें आर्य समाज की संस्थाओं में पढ़ने के लिए भेजा, और बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में आगे रहे। उस दौर में सरदार किशन सिंह जी बहुत एक्टिव थे, भगत सिंह जी के पिताजी, और लाला लाजपत राय और बाकी सारे जितने स्वतंत्रता सेनानी थे और आर्य समाज में बहुत सक्रिय लोग थे, वो सारे हमारे घर पे आया करते थे। 1895 के आसपास परिवार लायलपुर शिफ्ट हुआ यहाँ से, वहां नई नहर निकली थी, तो ऐसा अवसर आया कि भाई जो जाए वहां, उन्हें जमीन ऑफर कर रही थी सरकार। तो यहाँ से पूर्वी पंजाब से पश्चिमी पंजाब में शिफ्ट लाखों परिवार गए, गांव के गांव चले गए। तो भगत सिंह जी का जन्म लायलपुर के पास ग्राम बंगा था, वहां पर हुआ। तो वहां इनकी गतिविधियां पूरी रही। तो उन्हीं दिनों बाद में एक कॉलोनाइजेशन एक्ट आया, जिसमें यह था कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए, उसका मृत्यु हो जाए, तो जमीन की हस्तांतरण उसके बेटे को नहीं होगा। और उन पे और पाबंदियां लगी कि वो पेड़ नहीं काट सकते, वो कुछ नहीं कर सकते। आबियाना बढ़ा दिया, मालगुजारी बढ़ा दी। तो इनके विरोध में जब लोग इकट्ठे हुए तो सरदार अजीत सिंह जी ने उस लहर की अगुवाई की, लाला लाजपत राय के साथ मिलके, और उन्होंने बहुत बड़ी सभाएं की गांव-गांव में, और पगड़ी संभालो जट्टा का नारा दिया। बिल्कुल, वो बड़ा प्रसिद्ध भी है, पगड़ी संभाल जट्टा तेरा लुट लिया माल। तो लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह से सरकार इतनी घबराई कि उन्हें 1907 में बर्मा में निर्वासित कर दिया, मांडले में। तो वहां पर उनकी भेंट लोकमान्य तिलक से हुई। कुछ माह वो वहां रहे, हालांकि 2 वर्ष के लिए उन्हें निर्वासित किया गया था, लेकिन फिर कुछ महीने बाद उन्हें वापस भेजा गया वहां से। तो जब उनकी वापसी हुई तभी भगत सिंह जी का जन्म हुआ। सरदार किशन सिंह जी भी नेपाल में निर्वासित जीवन बिता रहे थे। तो तीनों भाई जब रिहा हुए और इनका जन्म हुआ, इसीलिए कहा गया कि वो बड़े भाग्यशाली हैं, भागो वाले थे, भागो वाला उनका नाम पड़ा, जिससे भगत सिंह उनका नाम हुआ। तो इसी विरासत को लेके इस माहौल में भगत सिंह जी का लालन पालन हुआ, तो स्वाभाविक था कि उन पे उसका बहुत असर पड़ा। और हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि पूत के पैर पालने में टिक जाते हैं। मेरा भी संबंध पश्चिमी उत्तर प्रदेश से रहा है, मेरा जन्म वहीं का है जी। तो कुछ लक्षण ऐसे होते हैं कि परिवार के संस्कार बालक में स्वाभाविक रूप से जाते हैं जी। तो बड़ी प्रसिद्ध सी घटनाएं हैं सरदार भगत सिंह जी के जीवन की, कि जिस समय जलियांवाला बाग जो कांड हुआ है, वहां से एक बोतल में मिट्टी भर के ले आना, खेतों में सरदार अजीत सिंह जी के साथ में गए हैं तो वहां पर लकड़ियों को गाड़ते हुए बंदूक की बात करना। तो निश्चित ये परिवार में ये संस्कार तो बचपन से ही थे। मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे परिवार में जो पूज्य माता जी थी विद्यावती जी, तो एक माँ का बच्चे पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो बचपन में कभी उनका, जैसे आपको पता चला हो कि ऐसा रहा, कभी इन लक्षणों को देख करके कोई घबराहट उनके मन में होती हो कि ये इसी उस पर चलेंगे आगे चल करके, कभी उन चीजों को लेकर के जैसे एक माँ संवेदनशील हो जाए? ये तो उन्हें पता था कि जो माहौल घर में है जी, लाला पिंडीदास से और दूसरे लोग थे सरदार किशन सिंह जी के साथी, वो जब सब घर में आते थे, जो माहौल था इस रास्ते पे आगे चलेंगे। तो शुरू में एक माँ होने के नाते उनके मन में ये विचार था कि भगत सिंह शादी करें, इनका परिवार हो, घर बसाए। लेकिन उन्हें पता था कि ये रास्ते पे इस पे जाएंगे। एक घटना का उल्लेख मैं करना चाहूंगा इससे पहले। सरदार अर्जुन सिंह जी ने जब भगत सिंह जी के एक बड़े भाई भी थे जगत सिंह, जिनका बहुत छोटी उम्र में निधन हो गया था। तो जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया दोनों पौत्रों का, तो उन्हें अपनी गोद में उठा लिया दोनों तरफ और कहा कि मैं अपने दोनों
पोतों को देश की सेवा के लिए अर्पित करता हूँ। तो ये तो उनके मतलब खून में चीज आ गई। जी जी जी। तो आप ये समझिए कि माताजी का ये इच्छा थी कि शादी करें, जी जी, लेकिन उन्हें पता था, और भगत सिंह जी कहा करते थे कि भाई जैसे दो चाचियां मेरी सरदार स्वर्ण सिंह जी की धर्मपत्नी और अजीत सिंह जी की धर्मपत्नी, स्वर्ण सिंह जी का 1910 में निधन हो गया था, शहादत हुई, उन्हें जेल में कोल्लू में जोड़ा गया बैल की जगह, यातनाएं दी तो उससे उनकी डेथ हो गई। जी। और अजीत सिंह जी 1909 में चले गए विदेश। जी। तो दो, हालांकि एक विधवा थी और एक सधवा थी, लेकिन ये पता नहीं था कि अजीत सिंह जी जीवित हैं या नहीं। तो सरदार भगत सिंह जी ने कहा कि मैं एक और इसमें जोड़ना नहीं चाहूंगा कि बिल्कुल। एक और कोई लड़की किसी घर की ला के मैं बिठा दूं और सारी उम्र वो ये संताप भोगे, मैं इसके हक में नहीं हूं। तो घर छोड़ के चले गए। लेकिन माताजी बहुत बहादुर थी। आप ये कल्पना कीजिए कि जब हमारे पास, परिवार के पास सैकड़ों एकड़ जमीन हो और घर के सभी लोग जेलों में हों और खाने के लिए अनाज तक ना हो, तो उन्होंने तो ऐसा दौर देखा, लेकिन वो टूटी नहीं। मतलब भगत सिंह जी की फांसी एक बहुत बड़ा परिवार के लिए दुखद वो थी। जी जी। लेकिन उससे टूटी नहीं। भगत सिंह जी के बाद भी ये जो आंदोलन की और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की बात थी, ये समाप्त नहीं हुई। यानी पहला दौर सरदार किशन सिंह, अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह जी का था। फिर भगत सिंह जी आए और उनके फांसी के बाद भी मेरे पिताजी कुलतार सिंह और मेरे दूसरे ताऊ जी कुलबीर सिंह जी, इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो मोरी गेट लाहौर पे एक बहुत बड़ी जनसभा हुई इस बात के विरोध में। तो बेबे जी ने, विद्यावती जी ने वहां भाषण दिया और कहा कि मेरे एक देवर को तुमने शहीद कर दिया, दूसरा देवर निर्वासन में है, जलावतनी में है और पता नहीं जीवित है या कहाँ है। मेरे पति पर 42 मुकदमे तुमने चलाए। फिर भगत सिंह को पकड़ा, उसे फांसी दी। अब मेरे जो दूसरे दो बेटे हैं उन्हें तुमने गिरफ्तार कर लिया। हे जालिम सरकार, अगर तुम्हारा पेट नहीं भरा तो मेरे और भी दो छोटे बेटे हैं, मैं उन्हें भी अर्पित करती हूँ। तो बहुत बहादुर थी और उन्होंने जीवन भर उस संघर्ष में योगदान दिया। बहन जी, अगर परिवार के लोग साथ ना हों तो इतना बड़ा संघर्ष कर पाना संभव नहीं होता। बिल्कुल। महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। वो कभी भी शायद उतना गिनती में नहीं आता है। बिल्कुल। लेकिन वो वास्तव में छत्राणियां होती हैं जो परिवार को भी संभालती हैं जी, और इस प्रकार की घटनाओं को भी अपने प्रत्यक्ष देख करके फिर भी अपने हौसले को इतना मजबूत बनाए रखें। बिल्कुल। तो ऐसी पवित्र आत्मा को हम तो नमन करते हैं। और मैं कई बार अपनी कथाओं में भी बोलती हूँ कि प्रत्येक घर में एक माता विद्यावती तो होनी चाहिए, ताकि देश को एक भगत सिंह तो हर परिवार से जरूर मिले। एक चीज, जैसे सरदार कुलतार सिंह जी आपके पूज्य पिताजी थे, और मैंने कल आपको एक घटना बताई भी थी कि बचपन में जब मैं बहुत छोटी थी, मैंने उस समय उनके दर्शन किए हैं जी। तो जैसे जिस समय भगत सिंह जी की फांसी हुई उस समय तो उनकी आयु लगभग 12 वर्ष थी। 12 वर्ष की, बहुत छोटे रहे, बहुत छोटे थे। लेकिन वो प्रभाव सारा का सारा उन पर रहा होगा। तो आपसे कभी चर्चाएं होती कि ऐसा कोई यादगार पल जो उनके लिए बड़ा बिल्कुल जी मायने रखता हो? एक तो उन्होंने ये भगत सिंह जी से बहुत प्रभावित तो थे ही, उनके साथ अच्छी होश होती है 12 वर्ष की आयु में। तो एक तो मुकदमे के दौरान वो अक्सर, जब लाहौर में केस चला भगत सिंह जी का, लाहौर षड्यंत्र केस, तो उसमें जब भी तारीख होती थी कुलतार सिंह जी भी जाया करते थे। पुंछ हाउस में वहां मुकदमा चला। तो उनका कहना ये था, बताते थे कि भाई साहब बहुत ही विनोद प्रिय थे, बहुत खुश दिल थे और जिंदा दिल इंसान थे। ऐसा नहीं था कि भाई जैसा आम परसेप्शन होता है, आम अवधारणा हम बनाते हैं कि क्रांतिकारी हैं, बम पिस्तौल की बात करते हैं, और वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। जी, उनके विचारों में भी ये पढ़ने को मिलता है, पत्रों में भी ये पढ़ने को। हाँ जी। तो भगत सिंह जी को मिठाई बहुत पसंद थी, रसगुल्ले। बिल्कुल। तो पिताजी एक बार अपनी कक्षा में
उत्तीर्ण हुए, पास जी। हुए, तो उन्होंने जाके मुकदमे में जब लंच ब्रेक हुआ जी जी। तो कहा कि वीरा जी मैं पास हो गया हूँ। तो भगत सिंह जी ने उनसे कहा कि भाई मिठाई कहाँ है? तो उन्होंने कहा मैं मिठाई नहीं लाया, मैं तो वैसे ही आया हूँ। जी तो वो थोड़े नाराज हुए और कहा कि अगली तारीख पे मिठाई लेके आना। जी जी। अगली बार वो एक डिब्बा रसगुल्ले का रसगुल्लों लेके का। गए। जी जी तो उन्होंने भगत सिंह जी ने सारे अपने साथी अभियुक्तों को बांटे, खुद जी खाए जी। और बहुत खुशी और कहा कि आज मैं मानता हूँ कुलतार तुम पास हुए हो। क्या बात। तो एक संस्मरण उनका वो ये सुनाया करते थे। जी और अंतिम पत्र भी पिताजी के नाम भगत सिंह जी ने लिखा। जी अंतिम भेंट तो खैर 23 मार्च को होनी थी, जी 24 की फांसी निर्धारित जी थी, जी बिल्कुल। वो भेंट नहीं हो पाई। जी सरकार ने कुछ अड़ंगे लगा दिए कि सिर्फ माँ बाप और भाई बहन मिलेंगे, जी जी दादा दादी और चाचियां बीबी हरनाम कौर जी और जी जी हुकम कौर जी ये नहीं मिल जी पाएंगे। जी तो उनका प्यार तो माँ बाप से ज्यादा था, चाचियों का और दादा दादी का। बिल्कुल। तो विरोध स्वरूप किसी ने कहा कि कोई नहीं मिलेगा। जी जी यहाँ तक कि राजगुरु जी की माता जी पार्वती बाई जी पूना से आई हुई थी। मतलब आप उस माँ का कलेजा देखिए कितना बड़ा। उन्होंने कहा मैं भी बेटे का मुंह आखिरी बार नहीं देखूंगी अगर भगत सिंह का परिवार नहीं मिलता। तो 3 मार्च को, इससे 20 दिन पहले जो भेंट हुई वही अंतिम भेंट बन गई। जी जी पिताजी की आंखों में आंसू आ गए जब अंतिम भेंट के लिए गए। सब लोग गए थे, पूरा जी परिवार। जी तो भगत सिंह जी ने अपना अंतिम पत्र उन्हें लिखा, उर्दू में है कि प्यारे कुलतार, अजीज कुलतार, आज तुम्हारी आंखों में आंसू देख के बहुत दुख हुआ। तुम्हारे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। जी हौसले से रहना, शिक्षा ग्रहण करना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। और फिर कुछ शेर लिखे, उसे फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, क्या बात। हमें शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। क्या बात। अंग्रेजों को ये फिक्र है, शासकों को ये फिक्र है कि किस तरह हमें परेशान कर सकते हैं, बिल्कुल और हम उसकी परिणति देखना चाहते हैं कि बिल्कुल। कितना हमें वो कष्ट दे कितना सकते हैं। सता सकते। बिल्कुल। कोई दम का मेहमा हूं अहले महफिल, चिरागे सहर बुझा चाहता हूं। क्या बात। मैं कुछ क्षणों का मेहमान हूं और सुबह के उस दीपक की तरह हूं जो दिन निकलेगा और वो बुझ जाएगा। मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, जी ये मुझसे खाक है फानी रहे न रहे। मानव का शरीर तो मुट्ठी भर राख है, बिल्कुल। ये रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, जी पर मेरे विचार जिंदा रहेंगे बिल्कुल और देश की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देंगे। बिल्कुल। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। तुम्हारा भाई भगत सिंह। क्या बात। ये अंतिम पत्र उन्होंने लिखा और न सिर्फ पिताजी को, उन्होंने पूरी युवा पीढ़ी को संदेश दिया बिल्कुल बिल्कुल कि जीना और मरना तो बहुत मामूली बात है। जी जी विचारों, उन्होंने ये कहा था कि आप किसी व्यक्ति को मार सकते हैं, शरीर को, विचार को नहीं मार सकते। बिल्कुल। तो उनकी जो निडरता थी, देश के लिए जो प्यार था, जी वो मतलब उसे कोई तोड़ नहीं सका। कोई डर, कोई चीज। फांसी के लिए शाम को जेलर आया कि आप सरदार जी चलिए अंतिम स्नान करिए। जी जी उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि भाई सुबह फांसी होनी है, अभी क्यों आ गए। जी तो एक पुस्तक पढ़ रहे थे, लेनिन का की बायोग्राफी थी। जी जी उन्होंने कहा कुछ पेज बचे हैं, पढ़ लूं फिर चलता हूं। मतलब बिल्कुल निर्लिप्तता। जी तो वो पेज पढ़े और आखिरी पन्ने को मोड़ के और पुस्तक उछाली और कहा चलो। और मेरा रंग दे बसंती चोला, सरफरोशी की तमन्ना गाते हुए तीनों जने गए। जी और उन्होंने अंग्रेज मजिस्ट्रेट से, जो नौजवान था वहां, उसे कहा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं मिस्टर मजिस्ट्रेट, आप इस चीज के आज साक्षी बनेंगे कि भारत के नौजवान क्रांतिकारी सिर्फ ऊंचे आदर्शों की बात नहीं करते, जीते, वो हंसते हंसते अपने प्राणों का उत्सर्ग कैसे करते हैं। आज आप इसके गवाह बनेंगे। तो इससे पहले भी बहुत प्रयास किए। फांसी हो गई उनकी 7:30 बजे और उनके शव परिवारों को नहीं दिए गए। चोरी से लाके 60 किलोमीटर दूर फिरोजपुर के पास सतलुज के किनारे जला दिए। तो इससे पहले साथियों ने कहा कि आप, बहुत से लोगों ने कहा कि दया की प्रार्थना करें, मर्सी पिटीशन करें वायसराय को। सरदार किशन सिंह जी ने उनके बिहाफ पे एक पिटीशन कर दी। आप जानते हैं कि मुकदमा तो कानूनी साक्ष्यों का वो होता है खेल। उन्होंने ये प्रूव कर दिया साक्ष्यों से कि भगत सिंह सैंडर्स के मर्डर के दिन लाहौर में नहीं थे। तो जब भगत सिंह जी को ये पता चला कि पिताजी ने किया,
तो उन्होंने कहा कि पिताजी आप बहुत बड़े देशभक्त हैं, लेकिन आज पुत्र प्रेम में आप कमजोरी दिखा गए हैं। मैं किसी भी कानूनी दांव पेच और उससे अपना जीवन बचाना नहीं चाहता। तो उन्हें ये पूछा गया अंतिम समय जो उनके मित्र मिलने आए फांसी की कोठरी में जी। इन्हें 3 लोगों को फांसी हुई 7 अक्टूबर 1930 को जी। घोषणा, अदालत का फैसला, और 15 लोगों के करीब उम्र कैद हुई जी। तो उनके जो साथी थे शिव वर्मा, जयदेव कपूर और लोग, उन्हें रात को कहा गया कि आप चलें 1 दिन पहले जी। तो वो लोग मिलने आए। उन्हें समझ आ गई कि फांसी नजदीक है, इस वजह से हमें बाहर भेज रहे हैं जी। तो उन्होंने आके कहा कि सरदार, उन्हें सरदार के नाम से संबोधित करते थे, कि सरदार इतनी छोटी उम्र में आप जा रहे हैं तो इस चीज का कोई मलाल नहीं है, दुख नहीं है जी। तो भगत सिंह जी ने कहा कि जब मैं इस आंदोलन में आया था, संघर्ष में जी। तो अंग्रेजों की राज के खिलाफ पत्ता तक नहीं हिलता था जी जी। और फांसी की इस छोटी सी कोठरी में मुझे देश के चारों कोनों से उठती इनकलाब जिंदाबाद की आवाज सुन रही है, तो एक छोटे से जीवन की इससे बड़ी और कीमत क्या। तो जो निडरता थी ये था कि बलिदान करना ही है, और वो बलिदान इसलिए करना है कि एक भगत सिंह जाए तो लाखों पैदा हों। तो ये उनका जज्बा था, और परिवार उनके साथ रहा पूरे तौर पे। जिस समय फांसी होने का समाचार, 23 की शाम की बात है जी। हजारों लोग सेंट्रल जेल लाहौर के बाहर इकट्ठे थे जी। नारे लगा रहे थे कि इनकी फांसी को उम्र कैद में बदला जाए जी। बहुत से लोगों ने पिटीशंस भी दी जी। यानी ब्रिटिश एमपीज ने भी पिटीशन दी जी। कि उनकी उम्र कैद में बदली जाए, क्योंकि ऐसे लोग रोज पैदा नहीं होते। बिल्कुल। तो इसी बीच समाचार आया कि उन्हें फांसी हो गई है जी। तो सरदार किशन सिंह जी बाहर थे, और उन्होंने भीड़ को वहां से हटा के कुछ बहाना बना के थोड़ी दूर ले जाके वो सभा वहां की, और उन्होंने कहा कि लोग जोश में हैं, नौजवान जी। तो ये ना हो कि गोली चल जाए जी। और एक भगत सिंह को बचाने के लिए हम कर रहे हैं जी जी। और हजारों भगत सिंह यहाँ चले जाएं जी। तो बड़े सब लोग गंभीर थे और बड़े वो हौसले से थे, किसी को डर नहीं था, सबको पता था। यानी भगत सिंह जी के बारे में कोई पूछ रहे थे माता जी का क्या रिएक्शन था, मेरे से किसी ने कहा जी, जी, जी। तो भगत सिंह जी ने संदेश भिजवाया माता जी को कि माता जी आप लाश लेने मत आना, भाई को भेज देना, ऐसा ना हो कि कहीं आप भावुक होकर रो पड़े और लोग कहें कि भगत सिंह की मार हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि एक ऐसा संदेश जाए कि मेरे रास्ते पे और लोग चले, तो मेरे जीवन की सार्थकता उससे। बिल्कुल, आपने जो जानकारी दी, वास्तव में जो आपने एक बहुत अच्छी बात कही, और शहीद आजम भगत सिंह जी के भी अंतिम शब्द थे। वेद में मंत्र भी आता है, वायुरनिल अतैदम आसमानतम शरीरम। व्यक्ति का शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा अजर है, अमर है जी। और जिस व्यक्ति की यश और कीर्ति है वो हमेशा जीवित रहते हैं, वो कभी मरते नहीं। एक आयु है 100 वर्ष की, लेकिन यदि उन्होंने कुछ किया नहीं है तो वो 100 वर्ष की आयु भी धरती पर बाहर है। पर बहुत कम आयु में कुछ ऐसा कर जाना कि आगे आने वाली नस्लों को जो सुधारने का कार्य करें, निश्चित वो कार्य शहीद आजम भगत सिंह जी के द्वारा हुआ। और ये वास्तविकता है कि उनके विचार बिल्कुल अमर हैं, वो कभी मर नहीं सकते। उनका जो बलिदान है, उस बलिदान ने इस देश के अंदर उस समय इतनी बड़ी क्रांति लाई है कि मैं समझती हूँ शायद आजादी की एक विस्फोटक चिंगारी बहुत बड़े रूप में वहां से तैयार हुई। एक भगत सिंह के जाने से अनेक भगत सिंह तैयार हुए, और वो जो दीपक था वो बुझा नहीं है, वो आज तक भी निरंतर जला हुआ है जी। आज भी जब मैं देखती हूँ युवाओं को, तो भगत सिंह जी की तरह सोचना, उनकी तरह उनके नक्शे कदम पर चलना, तो आज भी वो करोड़ों के दिलों में जीवित हैं और हमेशा रहेंगे। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और ये तो ऐसा एक स्वर्णिम इतिहास है कि इस पर तो हम जितनी चर्चा कर सके उतनी कम है जी। लेकिन समय और परिस्थिति को देखते हुए अपने दर्शकों को आज हम इतनी जानकारी आपके माध्यम से दे पाए। आपने बहुमूल्य समय आपका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके परिवार को नमन।
हमें आशा है आगे भी ये प्रेरणाएं युवाओं के दिलों में चलेगी जरूर, और वो देश और धर्म के लिए कुछ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।